हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, 12th का एसएल अरोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक हमारे जो आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो है पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में देखेंगे और साथ में देखेंगे कि डायपोल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करेगी। तो इन आर्टिकल्स को, इन डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल? एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास चार्ज जो होते हैं दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अब इन चार्जेस को आप एक काम कीजिएगा, ये है रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेचर के हैं बट इनका अमाउंट सेम है। इन दोनों को आपने कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया, तो इस पूरे सिस्टम को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। तो ये पूरा सिस्टम जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर डेफिनेशन आ जाए तो किस तरह से आप लिखोगे, तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल is the system of two charges that are separated by a distance। अब वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो दो चार्जेस जिनका अमाउंट सेम है, नेचर अलग है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हुए हों, तो इस पूरे सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, ठीक है। अब इसमें जो अगला आता है वो आता है डायपोल फील्ड, या फिर इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? डायपोल तो आपके पास ये है, स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, जिससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही क्या है, आपकी डायपोल स्ट्रेंथ है। तो उसको कैसे चेक करेंगे आप? डिस्टेंस आपको पता है 2a है। देखो कुछ बुक में 2a लिखी हुई होती है, तो कुछ बुक में ये 12 लिखी हुई होती है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। लगभग इसके मिड पॉइंट जो है आपका यहाँ होगा, जिसको आप O कहोगे। ये भी A रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, A रहेगा, है ना। इसलिए आपको डिस्टेंस 2a एज्यूम इसलिए करनी पड़ती है ताकि आपका ये भी a रहे, ये भी a रहे। चाहो तो आप 4a यूज़ कर लो या 6a यूज़ कर लो या सिंपल a यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन 2a इसलिए एज्यूम किया जाता है ताकि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए। तो अब इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपके पास है उसका मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको आप P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। P वेक्टर का मतलब क्या है, ये डायपोल मोमेंट है। ये भी एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको आप डायपोल मोमेंट बोलते हो, डायपोल मोमेंट। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, है ना। एक्चुअल में इसको डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन आपको ये लिखनी होगी, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो आपका डायपोल मोमेंट है वो क्या है, एक्चुअल में जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या स्ट्रेंथ है उस इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो वही आपका क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट है, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइदर चार्ज विद डिस्टेंस between two charges।
क्या लिखा हुआ एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। उसको आगे कैसे लिखेंगे अब आगे, इट इज इक्वल टू द, दो बार लिख देता, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज का मतलब है या तो आप पॉजिटिव लो या आप निगेटिव लो, ठीक है। आपको P निकालना है तो आपने कोई एक चार्ज ले लिया Q, ठीक है। आइदर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दैट इज 2a। इस पर वेक्टर लगा देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर तो कोई वेक्टर नहीं लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगेगा। तो ये आपके पास P इज इक्वल टू Q इंटू 2a निकल कर आ गया। इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम आपका ये होगा, ये माइनस Q है तो ये प्लस Q है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल ये हो गया आपके पास, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालोगे जिसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव ये हो गई। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस आपकी वो भी इधर को ही आएगी। हम इधर से निगेटिव टू पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये आपका अगर P निकालना चाहोगे तो Q इंटू 2a ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट निकालेंगे, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट, इसको यहां लिख देते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर डायपोल मोमेंट जिसको आप P कहते हो, इसका यूनिट क्या होगा। इसका फॉर्मूला राइट करो जल्दी से फटाफट। क्या था आपके पास, Q इंटू 2a, वेक्टर लगा रहा हूं तो वेक्टर लगाओ। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI लिख देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो चार्ज को बोलते हैं कूलम्ब, C। 2 भाई ये तो नंबर है, इसका क्या यूनिट होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन डिस्टेंस का यूनिट तो है। डिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, मीटर में, तो कूलम्ब मीटर ये हो गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको P कहते हैं, उसका यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। अब देखिए इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से दिखाओगे, कूलम्ब का क्या होता है 80 और मीटर का क्या हो जाएगा L, तो सही करके लिख देंगे इसको LTA, ठीक है। तो याद रहे कूलम्ब, देखो ये मैंने 80 कहाँ से लिख दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा। कभी आप कंफ्यूज हो कि मैंने Q की जगह 80 क्यों लिख दिया। हमारे पास Q इज इक्वल टू IT एक फॉर्मूला होता। चार्ज की अगर डायमेंशन निकालनी है तो करंट की डायमेंशन लिखो और टाइम की डायमेंशन लिखो। तो करंट की डायमेंशन जो होती है वो होती है A, और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो होती है T। तो 80 यहाँ से इसलिए आया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q की जगह आ गया 80 और 2a में 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ में आती है, तो 80 है, जिसको आपने सही करके लिख दिया LTA। तो ये आपके पास क्या था, पहला था आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत सिंपल था, एकदम समझ में आ गया होगा आई थिंक। इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ आपने देखा डायपोल का फील्ड, डायपोल फील्ड नहीं देखी है, सॉरी, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर ही आपने डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको आपने P कहा था, जिसको डायपोल मोमेंट कहते हैं, जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। बहुत जगहों पर यूज होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो इसको उतार लो, कॉपी कर लो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, डायपोल फील्ड, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। अब इसी के अंदर आपका अगला टॉपिक आता है, दैट इज डायपोल फील्ड। अब देखिए डायपोल फील्ड क्या है फील्ड। फील्ड एक्चुअल में क्या थी, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो किसी चार्ज के चारों तरफ एक इमेजनरी फील्ड होता इमेजनरी, ये दिखता नहीं है नहीं आंखों से, लेकिन उसका इफेक्ट एक्चुअल होता। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपको पता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायपोल की बात करेंगे। अब देखिए डायपोल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, इक्वल अमाउंट में है, लेकिन नेचर अलग अलग है। तो क्या होगा, हम इनको पॉइंट चार्ज कंसीडर करके, प्लस वाले को भी और माइनस वाले को भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे,
ठीक है, फिर उसका सुपर पोजिशन लगा देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको निकालना होगा तो वही निकल कर आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यही था। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का निकालना समझ में आ गया होगा क्या है। अगर आपके पास ये डायपोल है दैट इज प्लस क्यू या माइनस क्यू दिखाओ इसको, और ये प्लस क्यू। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ इसकी एक्सियल डायरेक्शन में, तो बिल्कुल आप निकाल दोगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो और इस पॉइंट पर सुपरपोजिशन लगा दो, कैलकुलेट होकर आ गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है भैया, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, ध्यान रहे। ठीक है, इसको एलैबोरेट करके लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो। आर क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो आपको अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो मैं किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट कर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करूँगा वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये पॉइंट चार्ज कंसिडर करोगे प्लस माइनस क्यू और उनका सुपर पोजिशन लगा दो। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये आ जाएगी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है उसको कैलकुलेट कैसे करें, वही देखना आपको। मतलब अब आप दो डेरिवेशन करने वाले हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। तो आपको पहले एक बार ये फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो आप एकदम से कर दोगे, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश करोगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर से, आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ जो कि आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक पी पॉइंट तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली। तो भाई ये भी तो पॉइंट चार्ज है, ये भी तो पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। ये भी तो पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएंगी, उन दोनों को बाय सुपरपोजिशन लॉ सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं वेरिएशन, क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस अलग अलग होती चली जाएगी तो क्या क्या बदलाव आएंगे, तो वही देखते हैं। ठीक है, तो इसको बाकी सबको रफ कर देता हूँ, अब अपने मेन मोटिव की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, अच्छा इसमें एक आता है नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट। नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट मतलब आ जाता है कभी कभी, अगर आपसे पूछ ले नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट क्या है, तो भाई डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a तो होता ही है। तो P को आपको फाइनाइट बनाना है, फाइनाइट बनाना है। तो आप अगर Q को 0 की तरफ ले जाओ, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, बहुत नैरो चार्ज है, और आपने A जो है डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस की वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर दी, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो आप इस तरह से इन दोनों को मैनेज करते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू देता, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, नैरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपका बस अलग से नॉलेज के लिए था, अगर आपके पास ऐसा लोड़ा है तो उसके अंदर दे रखा होगा। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत फेमस आर्टिकल हैं ये दोनों के दोनों, जो मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज कंपटीशन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायपोल की वजह से कैसे निकालेंगे एक्सियल डायरेक्शन में,
और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। तो पहले हम एक्सियल में निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट में निकालने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज लीजिएगा, यहाँ ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पूरा सिस्टम हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस क्या होगी आपकी 2a होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 2a हो गया। आपने इसके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट ले रखा है जिसको आपने डिनोट किया ओ से। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी a हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन आपकी क्या हो गई, a हो गई। आपको एक्सियल डायरेक्शन में कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो एक्सियल डायरेक्शन में आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिएगा यहाँ पर P, ठीक है। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस पूरे सिस्टम की वजह से। और इस पूरे सिस्टम को आपने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से याद रहे आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, करना ये होगा जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे इस P पॉइंट पर कैसी होगी। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ को। तो ये आपकी आ गई E प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। ये आ गया आपका वेक्टर इस तरह से। अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी इस तरफ को, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड होती है। मैंने आपको शुरुआत में बनाकर दिखाया था, ये प्लस वाले के लिए था और ये माइनस वाले के लिए था। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस वाले की तरफ से देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से होगी ना, है ना, उसकी तरफ को, माइनस वाले की तरफ को। अभी माइनस क्यू चार्ज है, इस P पॉइंट पर निकालना आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो डायरेक्शन जो होगी माइनस क्यू की तरफ को होगी ना। तो यह आ गया आपका E माइनस क्यू की तरफ को, ठीक है। ये आपका वेक्टर लग गया। अब देखिएगा मुझे इस P पॉइंट पर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाना। तो पहले आप इन पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज लिखिए। तो फॉर्मूलाज लिखने से पहले आप थोड़ी थ्योरी लिख लीजिएगा। तो आपको इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको सपोज कर लीजिए ये AB जो है आपके पास डायपोल है, तो यहां लिखेंगे हेयर AB इज द डायपोल एंड P इज द पॉइंट वेयर we have to calculate intensity of electric dipole क्या लिखा आपने, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, P is the point where we have to calculate the intensity of electric dipole in axial direction, in axial डायरेक्शन। यहाँ तक आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। और भी चाहो तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, है ना। डिस्टेंस बता सकते हो कि डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की 2a है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखोगे आप, चलो ये जो आपकी इंटेंसिटी वगैरह है ना, इसको आप मेंशन मत कीजिएगा, इसको इतना ज़रूरी नहीं है मेंशन करना। बस आप जब आप डेरिवेशन करोगे तो उसमें मैं लिख दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर को होगी। तो अब आपको क्या करना है, एट पॉइंट P इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। इस प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो तरीका क्या आपके पास, बहुत सिंपल तरीका, वो यही है कि आप सबको भूल जाओ, बस Q को देखो और डिस्टेंस देखो P पॉइंट तक की कितनी है, और बस वही लगा दो आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर चार्ज आपके पास Q है तो पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, इसको पॉइंट चार्ज लो, बाकी सब भूल जाओ क्या है दूसरा चार्ज,
पॉइंट चार्ज लो, ये पॉइंट जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप पहले डिस्टेंस मेंशन कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपको डिस्टेंस मेंशन करने के लिए आपको यहाँ से इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आप मान लीजिएगा ये है आपके पास आर। आपको डिस्टेंस चाहिए होती है क्यू से, लेकिन आपने मिड पॉइंट से मान रखी है, तो क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से यहां तक आपके पास है आर, इतनी डिस्टेंस है ए, इतनी डिस्टेंस ए है, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक ए, तो ये कितनी बची भाई, पूरी में से अगर ए माइनस कर दूंगा तो बची हुई निकल कर आ जाएगी, वो आएगी आर माइनस ए। तो चार्ज और चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस मिल गई, यही आपका मोटिव था। तो जिस तरह से आपने इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस निकाली है, सिमिलरली इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस निकालो। तो यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए ये है आपके पास आर, और इतना पार्ट जुड़ जाएगा ए वाला, तो आर प्लस ए हो जाएगी यहां तक की डिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो थ्योरी में, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड O इज R, ठीक है। फिर आप ऐसे ही बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन P एंड B इज R माइनस ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज R प्लस ए। ये थ्योरी में आप मेंशन कर सकते हो। थ्योरी को अगर आपको आगे बढ़ाना हो तो थियोरेटिकल पार्ट को, है ना, बिल्कुल एक्सप्रेस करके लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिखोगे, वरना आप इसको बहुत छोटी सी लैंग्वेज में ख़त्म कर दीजिएगा। इसका मैथमेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट पर। तो आपको चार्ज चाहिए और चार्ज के साथ साथ उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, ताकि आप पूरा फॉर्मूला लगा सकें पॉइंट चार्ज का। तो आपको करना क्या होगा, लगाइएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ई प्लस क्यू की वजह से। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सी है, क्यू, और डिस्टेंस क्या आपके पास आर माइनस है, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली, ठीक है, आपके पास E माइनस क्यू की वजह से कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिस्टेंस क्या आपके पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ को है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लेफ्ट की तरफ को है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इंटेंसिटी लगी हुई है, एक इस तरफ को लगी हुई है, एक इस तरफ को लगी हुई है। आपको बता रखा मैंने सुपर पोजिशन लगाना होगा, तो इनका क्या करेंगे हम, ई नेट जब भी निकालेंगे तो इनका वेक्टर सम कर देंगे। अगर आपके पास ये ई प्लस क्यू की वजह से थी इस तरफ को, और इस तरफ को थी ई माइनस क्यू की वजह से, तो आपका वेक्टर सम क्या होगा, ई प्लस क्यू की वजह से माइनस ई माइनस क्यू की वजह से। ऐसे क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों कहा भाई, एक तो लग रहा है इधर को और एक लग रहा है इधर को, दो वेक्टर लगे हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ नेट निकालना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस ही करना होगा ना भाई, एक इस तरफ को लग रही है वेक्टर, एक इस तरफ को लग रही है, और अगर आपको नेट निकालना तो डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस क्यों करना होगा, आपको पता है वेक्टर का इस तरह सॉल्व करते हैं। वरना एक तरीका और था, आप यहाँ पर चार्ज को लेकर चलो, माइनस चार्ज ले लो, यहाँ प्लस चार्ज ले लो, तब ये आप प्लस माइनस ले लोगे तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के रूप में दिखाओगे, यूनिट वेक्टर के रूप में दिखाओगे तब सॉल्व करोगे। या दूसरा तरीका सिंपल ये है जो मैंने आपको लिख रखा, ई प्लस क्यू की वजह से निकल कर आ गया ये, ई माइनस क्यू की वजह से निकल कर आ गया ये। अगर आपको ई नेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, ई नेट, तो डिफरेंस कर लो। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इधर को, तो डिफरेंस कर दो। अब डिफरेंस करेंगे लार्ज में से छोटा वाला, तो ये ई प्लस क्यू की लार्ज है या ई माइनस क्यू की। अब देखिए चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हुई, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, जिसकी डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो डिस्टेंस इसकी कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और देख सकते हो कि ये पी पॉइंट जो है प्लस क्यू के नज़दीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा। तो ई प्लस क्यू में से माइनस कर दो ई माइनस क्यू। तो ई नेट निकालने के लिए ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, दोनों की वैल्यूज़ पुट कीजिएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई प्लस क्यू की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे E माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। मैं ये थियोरेटिकल इसको रफ कर देते हैं, ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ से काम कीजिएगा, यहाँ से कॉमन ले लो। अब आपके पास कॉमन क्या आएगा ई नेट निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये कॉमन है, ऊपर से Q कॉमन है, तो आपका Q ये आया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लगा गया। तो यहाँ बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दो अलग अलग है तो अलग अलग नंबर्स यहाँ आ गए, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार एलसीएम के बारे में फिर समझ लीजिएगा, जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2RA, दो नंबर का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। उसी तरह से ये है आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है। नीचे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बस पूरे का होल स्क्वायर, ये होल वाला ऊपर आ गया। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, यहाँ पर आपके पास अब क्या बचेगा, ये बचेगी वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RA, ये है 2RA ये है, तो ये आ जाएगा 4RA और यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ यूनिट वेक्टर लेके नहीं चल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर लेने का मतलब ये है कि मैं यहाँ ये चीज़ नहीं लेकर चल रहा हूँ कि डायरेक्शन ओवरऑल किधर को आ रही है, मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्शन किधर को आएगी। ये वैल्यू अगर प्लस की आ जाती है तो डायरेक्शन आएगी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। अगर माइनस आती है सॉल्व करने के बाद तो लेफ्ट की तरफ को आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि आपकी जो एसएल अरोड़ा है उसके अंदर यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करके दिखाया, लेकिन यूनिट वेक्टर ले करके, ठीक है। उसमें आपका चार्ज को उसके साइन के साथ रखा, माइनस का लिया गया, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस का लिया गया, तो उन्हें ये माइनस अलग से लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। उन्हें माइनस जो था वो यहाँ से मिल गया था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर का डिफरेंस कर रहे हैं, एक इस तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इस तरफ, तो भाई डिफरेंस कर दो। इस तरफ लग रही है नेट निकालोगे तो नेट कितनी निकल कर आएगी, ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस कर दो, वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी। तो वही मैंने किया था, उसी को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं यहाँ तक। इतना आपका हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरी को मैं रफ कर देता हूँ, थ्योरी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लो, तो आपके पास ई नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। अब देखिए Q और यहाँ पर 4A में से 2A लिख दो, तो Q इंटू 2A, Q ये रहा और 4A का 2A आपने अलग लिख दिया, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2A, यहाँ से बचेगा आपके पास 2 और R, ये बचा। और आप यहाँ ये कहोगे कि जो R डिस्टेंस है, मतलब R ये डिस्टेंस है, R जो है वो A से बहुत ज़्यादा है, तो इस R का स्क्वायर A से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि R जो डिस्टेंस है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो A से बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है, जब वैल्यू बड़ी होती है तो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर भी और ज़्यादा बड़ा आता है, छोटी वैल्यू का स्क्वायर छोटे रहता। तो आप छोटी वाली चीज़ को ना नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ ये कहोगे कि R जो है वो ग्रेटर है A से, तो R स्क्वायर बड़ा होगा A स्क्वायर से, तो यहाँ पर आप जो है A स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। जब आप A स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी नीचे, R स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ई नेट निकाल रहे हो आप, तो ई नेट सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए Q इंटू 2A जो आ जाएगा वो आ जाएगा P, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर चल रहा था वो क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको यहाँ लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से, और ये हो जाएगा R की पावर 4, और यहाँ 2R तो चल ही रहा था, तो एक R से पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2P, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। इसको सही करके लिख देंगे, सही करके लिखेंगे E नेट निकल कर आएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ये कह सकते हो के, और 2P ऐसे रहेगा, और नीचे R3। गाइस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। ये वैल्यू आई है पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये है जो हमने कैलकुलेट किया था डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस किया, तो ज़्यादा वाले की वैल्यू किधर को थी, इस तरफ को थी। ज़्यादा में से कम को माइनस किया तो ज़्यादा वाले की डायरेक्शन इस तरफ को थी, और कम वाले की डायरेक्शन है ना लेफ्ट को थी। तो इसका मतलब वैल्यू आई है पॉजिटिव की, तो मतलब ज़्यादा वाले की तरफ को है, तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इस तरह से भी है समझने का, वरना एक बुकिश लैंग्वेज में आपको यूनिट वेक्टर दिखाने पड़ते हैं, वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक बार फिर से आपको समझा दूंगा, अभी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो बाहर की तरफ को, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ को। हमने इनके साइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिसाइड कर दी। अब आपको क्या करना, नेट निकालना, तो नेट निकालने के लिए आपको डिफरेंस कर दो, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो, वही हमने किया। करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, ये निकल कर आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसको आपने ई नेट निकाला के 2P/R³ निकल कर आ गया, तो डिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंड करती है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ ये निकल कर आ चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इट मीन्स -q2 + q, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकल कर आएगी एक्सियल में। अगर आपको एक MCQ तैयार करके दिया जाए, है ना, वो MCQ किस इस तरह से हो कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन विल बी, मैं MCQ तैयार कर देता हूँ, आप जवाब देना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको मिटाकर मैं एक MCQ बनाता हूँ, वो MCQ आपका ये रहेगा। MCQ ये है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in axial direction will be, पहला ऑप्शन same as the direction of P, दूसरा opposite to the direction of P, थर्ड opposite to the direction of E, वही प्लस क्यू की वजह से। फोर्थ opposite to the, अपोजिट या फिर अपोजिट मत लिखो, ऐसे लिखो, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ E - Q। तो इस MCQ का जवाब क्या होगा ये आपको सोचना है। हमसे कह रहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल डायरेक्शन में, बताओ कैसा होगी। तो वैसी ही होगी जैसे कि P वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब ये आपको ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर को होती है, तो ये होती है माइनस से प्लस की तरफ को। और ओवरऑल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू भी आपको किधर की आई थी, इधर को आई थी। नेट जो निकल कर आया था वो भी क्या आया था आपका, इसी डायरेक्शन में निकल कर आया था, क्योंकि आपके पास प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा इधर को था, ज़्यादा इधर को था,
और कम इधर को था, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो ओवरऑल ज्यादा वाले में से थोड़ा बहुत तो बचेगा, बहुत तो इधर को ही बचेगा ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसका एक पार्ट तो ये ठीक हुआ। दूसरा क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, पी के अपोजिट में निकल कर आएगा नेट, नहीं ये गलत हो गया। थर्ड है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से जा रही है बाहर की तरफ को, इसके अपोजिट में निकल कर आएगा नेट, नहीं ये भी नहीं। सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू की डायरेक्शन ऐसे, लेकिन हमारे पास जो नेट निकल कर आया वो इस तरफ को निकल कर आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे ये इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो एक तो आपके पास ये था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने निकाली डायपोल की वजह से, वो भी एक्सियल डायरेक्शन में। तो क्या करना होता है, बिल्कुल इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा एकदम बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा ये आर्टिकल। आपको क्या करना, दो चार्जेस आपके पास, एक आपके पास प्लस वाला और एक आपके पास माइनस वाला, तो माइनस इधर रखिएगा प्लस इधर रखिएगा, तो प्लस से आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालनी है तो डिस्टेंस चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल के बिल्कुल बीच से डिस्टेंस मेजर कर लो, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी आर माइनस है, ऐसे प्लस क्यू वाले माइनस क्यू वाले से, तो ये आ जाएगी आर प्लस है। आपको इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी वजह से निकालनी है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज़्यादा इसकी वैल्यू कम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम, माइनस वाले की वजह से। तो आप प्लस वाले की वजह से माइनस वाले का माइनस कर दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरफ को, तो दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, इसकी वैल्यू ज़्यादा इसकी वैल्यू कम, तो इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो कम तो करेगा लेकिन ओवरऑल जो निकल कर आएगा वो इधर को निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का तरीका था, वो भी एक्सियल डायरेक्शन में। अब इसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है आपके पास इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, तो उसको भी अब देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल, तो एक्सियल मिटा के इसको कर देते हैं अब इक्वेटोरियल। अब पहला समझ लेते हैं क्या है इक्वेटोरियल। अब देखो क्या है इक्वेटोरियल, आपके पास ये डायपोल है, कहाँ है डायपोल, अब बना डायपोल, अब भी नहीं बना, डिस्टेंस तो दिखा दो, ये है इक्वेटोरियल का मतलब ये है कि इसके बिल्कुल मिड से, इसके बिल्कुल मिड पर अगर आप एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ कहीं जितने भी पॉइंट आएंगे इस लाइन पर वो सारे के सारे इक्वेटोरियल पॉइंट है, कहीं पर भी निकाल दो। तो मान लेते हैं कि ये आपका पी पॉइंट है पहले की तरह, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब गाइस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम तो सुपरपोजिशन लॉ लगा के निकालते हैं। आपके पास चार्ज है तो भाई चार्ज और वो पॉइंट जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस देखो, फिर आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सुपरपोजिशन लगा दो, दैट्स ऑल। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस पता हो इस चार्ज से यहां तक की, तो भाई डिस्टेंस इस तरह से पता लगेगी, ठीक है। डिस्टेंस कुछ इस तरह से पता लगेगी। अब डिस्टेंस तो ये हो गई, मान लेते हैं, मानेंगे क्या, पहली बात आपको ये 2a होता है तो इतना पार्ट जो हो जाएगा आपका a हो जाएगा, आपका ये o जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, और आप मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर p पॉइंट कंसिडर कर लोगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये a है, ये a है, ये r है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस है ना, तो आप इसको कह दोगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप p आपने इसको कह दिया, ये आपका a हो जाएगा और b हो जाएगा आपका ये। तो कुछ इस तरह का डायग्राम निकल कर आएगा। अब डायग्राम तमीज़ से बना लेते हैं, उस तरफ को ज़्यादा स्पेस बच गया फिर परेशानी आएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। तो आपका ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डायपोल बना रहे हैं। बिल्कुल मिड में आपका ये O है, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस आ गई और यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस आ गई। इससे आपने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, दैट इज P। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना प्लस Q की वजह से माइनस Q की वजह से। तो प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए प्लस वाले से हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ को होता है, तो बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। जब बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये आपका निकल कर आएगा, लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी है, तो ये आपका E प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइज। इस तरह से आप माइनस वाले से कैलकुलेट करना चाहोगे तो माइनस वाले से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे तो माइनस वाले की तरफ को होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो माइनस की तरफ को होगा, मतलब ये हो जाएगा E माइनस क्यू। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आपके पास आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब ये आप पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे यहाँ। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट चार्ज की वजह से आपको क्या निकलना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई चार्ज देखो और डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इस चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, आपके पास ये R है, ये A है, तो इस डायग्राम को बना लो अलग से। आपके पास क्या है, ये दैट इज़ O, दैट इज़ P एंड दैट इज़ AB का आ जाएगा ये आपके पास B। ये 90 डिग्री के एंगल पर है। ये आपके पास R आ गई, ये आ गई A। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। PO क्या है आपके पास R स्क्वायर प्लस OB क्या आपके पास A स्क्वायर। ये आपके पास PV का स्क्वायर है। अगर आपको PV निकालना हो तो स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपके पास जो हाइपोटेनस निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मेंशन कर दो भैया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गया। और ऐसा ट्राइंगल जो कि आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। मान लेते हैं थीटा एंगल है। जब ये थीटा एंगल है तो बाय द Z प्रॉपर्टी ये भी थीटा एंगल होगा। Z प्रॉपर्टी क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कराएंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो Z बस इतना ध्यान रखे कि Z वाले जो होते हैं एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, चाहे ये ऐसा बना हुआ क्यों ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्या देखोगे आप, ये आपका थीटा है, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। तो अब आप क्या करोगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये भी थीटा पर है, ये भी थीटा पर है। भाई इससे पिछले वाले केस में क्या हुआ था, एक्सेल वाले में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ये। आपने डिफरेंस कर लिया क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में था। लेकिन मेरे भाई ये स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, ये E प्लस क्यू है, ये E माइनस क्यू है। तो ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, नेट भी निकालना है। तो आप इसके कंपोनेंट तोड़ोगे। उस डायग्राम में तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मुझे दिखाना, मैं इसको अलग से यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप इसको क्या करोगे, कंपोनेंट तोड़ोगे। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपके पास P पॉइंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गया, बहुत तगड़ा जूम किया अभी मैंने, पहले से छोटा बना दिया। ये आपके पास आ गया E प्लस क्यू, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आ गया E माइनस क्यू, ये भी थीटा है। ठीक है, अब ये सेम साइज का लग रहा है, चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब कंपोनेंट तोड़ो। मैंने आपको पहले ही दूसरी वीडियो में समझा रखा था, थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो आता है कोस कंपोनेंट। तो इसका थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा E प्लस क्यू कोस थीटा, मतलब ये गया। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा ये E प्लस क्यू साइन थीटा। जब आपने इसके दोनों कंपोनेंट तोड़ लिए तो मेरे लाल इसका कोई रोल नहीं बचा, इसके दो कंपोनेंट आ चुके हैं, E प्लस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू की वजह से कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी करो। तो इसका क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, और थीटा की डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू कोस थीटा। ठीक है, कोस कंपोनेंट आता। तो गाइस इसका भी कोई रोल नहीं बचा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर कुछ ये शक्ल सूरत बनानी है। अब देखिए चार्ज सेम है, नेचर में तो बस अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, चार्ज सेम है और डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। भाई इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस वही है जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है। तो इसका मतलब ये है, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, जब डिस्टेंस इक्वल, चार्ज की वैल्यू इक्वल, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इक्वल आएगा। यस, जब इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसका मतलब E प्लस क्यू साइन थीटा E माइनस क्यू साइन थीटा के बराबर है। तो ये एक लीनियर है, जितनी ताकत इधर को लग रही है उतनी ताकत इधर को लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा जीरो।
तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी वो आएगी इन कंपोनेंटों की वजह से, क्योंकि ये इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, दूसरे इधर को लग रहा है ना, इसके अंदर ये जुड़ रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही ये है हाथ ये बढ़ा रहा है, ठीक है। एक पी ई प्लस क्यू कोस थीटा और एक ई माइनस क्यू कोस थीटा, दोनों की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नेट जो निकल कर आएगा वो आएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, ये निकल कर आएगा। ये एक बहुत बेहतरीन लाइन है लिखी हुई, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। लेकिन जैसे कि हम आपको पता है कि जब आप डायग्राम बना दोगे तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी डेस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, तो थोड़ी लैंग्वेज तो लिखोगे। तो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, वो लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अब मेंशन कर दूँ। मेंशन क्या करना, आपके पास ये हो जाएगा, इसको एरो के साथ दिखा दो, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूँ ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है भाई। और यहाँ को लैंग्वेज लिख दूंगा। चलो इसको भी, इसको याद रखना है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, बाद में देख लेंगे इसको। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे, सपोज वो एक पुरानी घिसी पिटी लैंग्वेज, सपोज ए बी इज द डायपोल, ए बी इज द डायपोल, डायपोल एंड पी इज द पॉइंट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज ये है, इससे सिंपल नहीं है। सपोज ए बी इज द डायपोल, ए बी डायपोल है, एंड पी इज द पॉइंट, पी वो पॉइंट है वेयर, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। P is the point where we have to calculate the intensity of electric field due to dipole, जहां पर आपको डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये पी पॉइंट जो है वो ओ से आर डिस्टेंस अवे है, एंड पॉइंट पी इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, ठीक है। बस इतनी सी लैंग्वेज लिखो, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लैंग्वेज वाला पार्ट ना बहुत कम देखा जाता है, आपका न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आपको न्यूमेरिकल पार्ट के लिए है ना, आपको लिखना था न्यूमेरिकल पार्ट। अब न्यूमेरिकल पार्ट लिखने से पहले आपको कंपोनेंट तोड़े थे आपने, है ना, आपने कंपोनेंट इसके ब्रेक किए थे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए थे। तो उसको चाहो तो आप लिख दो, थ्योरी में थोड़ा बढ़ा सकते हो थ्योरी को, है ना, इस तरह से कि ई प्लस क्यू इज वी हैव टू ब्रेक, या फिर ऐसे कहो वी हैव टू डिसॉल्व ई प्लस क्यू इन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दोगे। सिमिलरली ई माइनस क्यू को भी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप क्या कर दोगे, इसको तोड़ दोगे। तो होगा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं नहीं चाहता कि बल्कि लैंग्वेज हो जाए, बस इतना ही है। बस ये लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर से जो ई नेट निकल कर आएगा आपका, ई नेट निकल कर आएगा वो किधर आएगा आपका, ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो ई प्लस क्यू की, तो ई प्लस क्यू मतलब ये प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। आप चार्ज को प्लस माइनस के साथ नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि आपने प्लस माइनस से डायरेक्शन दिखा दी, डायरेक्शंस दिखा रखी हैं, प्लस से बाहर की तरफ को, माइनस से अंदर की तरफ को। तो अब आपको यहाँ पर प्लस माइनस यूज नहीं करना, वेक्टर था ना, हमने वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए प्लस माइनस की वजह से, अब आपको यहाँ प्लस माइनस नहीं दिखाना।
तो ई प्लस क्यू की वजह से 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r² + a² रूट के अंदर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, r² + a², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली इसका करो, और कोस कंपोनेंट कहाँ गया, कोस कंपोनेंट को एक काम करते हैं, कोस कंपोनेंट को आप बाहर ले लो क्योंकि दोनों के अंदर कोस है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका 1/4πε0 माइनस क्यू की वजह से चार्ज। अब देखिए माइनस में नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, वो वही तो समझा रहा हूँ यार, माइनस इसलिए नहीं रखना क्योंकि माइनस की वजह से डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट कर दी और डायरेक्शन को आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया, खत्म कहानी। अब आपको माइनस नहीं रखना। 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, आपके पास r² + a², इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जो आपका सेम है उसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो बाहर को, तो आपका क्या आ जाएगा ये। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू भी हाथों हाथ रख दो। कोस थीटा की वैल्यू क्या, थीटा ये है तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस a है, हाइपोटेनस है √a² + r²। तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस है a और हाइपोटेनस हो जाएगा √r² + a², ठीक है। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो चुकी है। 1/4πε0 को आप k कह सकते हो, k q। तो देखो k और q इसके अंदर भी है, k और q इसके अंदर भी है, तो k और q आपने बाहर ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो बचा है पोर्शन वो आपका ये है, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, तो ये आपके पास आ जाएगा r² + a², सिमिलरली प्लस r² + a²। वाओ, दोनों ब्रैकेट सेम है, है ना, 1 रुपया + 1 रुपया 2 रुपये हो गए, सेम प्लस सेम टू सेम, k + k 2k, 1/r² + a², ऐसी 1/r² + a², तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1/r² + a²। एक बार ये है एक बार ये, सेम है, दो चीज़ें 2 बार हो जाएगा ना, ठीक है। समझाना चाह रहा था, इसको कैसे लिखोगे आप, एलसीएम वेलसीएम नहीं लोगे ना आप, इसमें सेम है तो इसका ये हो जाएगा a k q और यहाँ हो जाएगा r² + a², तो ये हो जाएगा आपके पास 2/r² + a², ठीक है। अब देखो 2kq, तो k तो आप हटाओ पहले, k बाहर, q × 2a, ये 2 जो है a के साथ लिख दिया मैंने, q को अलग लिख दिया और a के अलग। अब आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, मैंने क्यों किया है आपको अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास है √r² + a², यहाँ रूट से बाहर है वैल्यू, मैं आपको अलग समझाता हूँ जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास एक x है और एक आपके पास √x, तो देखिएगा √x का मतलब ये है x की पावर हाफ, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है हाफ, तो 1 में हाफ ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, तो x की पावर 3/2, ध्यान रखना। तो इसकी पावर है 1 और रूट की पावर है हाफ, तो यहाँ पर √r² + a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। इस तरह से अब आपको इसको और सही करके लिख देना, क्या हो जाएगा आपके पास ये, तो ये k है और ये आपके पास p है, तो kp/r² + a² की पावर 3/2 ये हो जाएगा। चूंकि अगर मैं यहाँ पर E पे वेक्टर दिखाते हुआ आ रहा हूँ तो यहाँ आपको P पर भी वेक्टर दिखाना होगा। अब यहाँ वही पहली वाली बात कि R जो है इतना बड़ा है A के मुकाबले में कि आपको A को छोड़ देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम A को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम वही लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, R is greater than A, so R² is greater than A², यहाँ वो लिखेंगे नेगलेक्ट a²। अब आपको क्या करना है, a² को नेगलेक्ट कर देना। मैं इसको थ्योरी को रफ कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू kp वेक्टर अपॉन r² + a² की पावर 3/2। अब चूंकि हम यहाँ a की जगह जो है 0 रख चुके हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब समथिंग + 0 मतलब समथिंग, तो समथिंग की पावर 3/2, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, k नीचे लिख देते हैं, kp वेक्टर अपॉन r,
अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका तो आर की पावर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो निकल कर आ चुका वो आ चुका के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो पहले वाले की तरह ही आएगा, इस तरह से होता हुआ, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, कहाँ इक्वेटोरियल, तो इसमें 2 नहीं है, 2 मिसिंग है। आपने एक्सियल में देखा था, एक्सियल में 2 आता था यहाँ, तो ई एक्सियल जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स किसके, ई इक्वेटोरियल के, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इधर आई, जबकि आपके पास डायपोल मोमेंट इस तरफ था। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो एंटी पैरेलल होती है किसके, डायपोल मोमेंट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपके पास डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बट जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है वो आई है इस तरफ को। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और ये भी ध्यान रखना है कि एक्सियल डायरेक्शन में है ना, डायपोल की वजह से जो एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है वो जस्ट 2 टाइम्स आती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो आया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर आया आपके पास के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे के पी अपॉन आर क्यूब, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में था के 2p अपॉन आर क्यूब। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि एक्सियल में जो है वो 2 टाइम्स है, 2 को बाहर लिख दोगे, के पी अपॉन आर क्यूब कह दोगे, और ये वैल्यू जो होती है वो होती है इक्वेटोरियल की, तो ई इक्वेटोरियल, वही समझाना चाह रहा था मैं। जो एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल का। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, 12th के लिए ट्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो ऑनलाइन आकर पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।